औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उस्मान दानिश और आज हम लोग सेकंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले डायग्राम को देखते हैं। सपोज करें मेरे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाली प्लेट जिसे ब्लू कलर में शो किया गया है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से शो किया गया है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई एनर्जी रीजन से लो एनर्जी रीजन, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ होगा। पहले बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं बखूबी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैं प्लेस करूं तो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को लोअर प्लेट जो कि नेगेटिव चार्जेस से बनी है ये रिपेल करेगी और अपर प्लेट जो कि पॉजिटिव चार्जेस हैं जिस पर ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेलरेट होता जाएगा, एनर्जी गेन करता जाएगा या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को जो कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर वर्क करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव प्लेट जो कि निचली प्लेट है उसकी तरफ लाने की कोशिश करूं तो जो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड के कम होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी या हम यूं कह सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दो चार्ज प्लेट्स या दो ऐसे पॉइंट्स जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो, इन दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है या वो एनर्जी गेन करता है या वो एनर्जी लूज करता है। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता जा रहा है तो हम कहेंगे वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हम खुद मूव करवाएं तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लूज होती जाएगी। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमेशा कांस्टेंट रहेगी। प्यारे बच्चों, अब जरा सपोज करें कि ये जो निचली प्लेट है नेगेटिवली चार्ज प्लेट और ये जो ऊपर वाली प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। हम सपोज करते हैं कि इन दो ऑपोजिटली चार्ज पॉइंट्स या प्लेट्स के दरमियान हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, अब जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, एनर्जी जो एक्वायर करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा वो होगी 1 वोल्ट। यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करे जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करे या लूज करे वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी का यूनिट है और ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए, और वो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है कि 1 वोल्ट का होगा। हम इसको डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड है, सॉरी रिक्वायर नहीं, एक्वायर्ड, ACQUIRED, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड आर लॉस्ट, यानी गेन कर लें, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या लूज कर देता है by an electron when it travels or traverses, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है between two points, ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान having potential difference of 1 वोल्ट, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बेटे जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमारा गेन या लूज करेगा उस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी का स्मॉलर यूनिट है जाउल की निस्बत। तो इलेक्ट्रॉन वो हम जब बार बार कह रहे हैं एनर्जी गेन या लॉस, तो इसका मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी अगर वो लूज कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होगा, और पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम बढ़ रही होगी, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसकी कम हो रही होगी। जैसा कि अभी पहले बता चुके हैं इस फिगर में कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज कर दें, फ्री कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और स्पीड अप होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो इस सूरत में हम कहेंगे अगर ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ हो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज कर दिया जाए इनके दरमियान, तो ये इलेक्ट्रॉन इन दो प्लेट्स के दरमियान जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इनके दरमियान मूव करते हुए जितनी एनर्जी गेन करेगा वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कन्वर्सली हम यूं कहना चाहें कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद मूव कर रहे हैं, खुद एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे डाउनवर्ड रेड एरो की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा होगा तो पोटेंशियल गेन कर रहा होगा। तो हम काइनेटिक के एतबार से यूं कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन in moving between these plates having potential difference of 1 volt will be 1 electron volt। बेटे एनर्जी का ऐसा यूनिट है जाउल, ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट नॉन ऐसा यूनिट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे प्यारे बच्चों हम अभी आगे जाके कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिलेशन होता है कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जाउल एनर्जी, जो कि बहुत स्मॉल एनर्जी है, इतनी एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। क्या 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जाउल एनर्जी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला जैसे कि अभी बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जाउल। और अगर आप इसको देखना चाहें कि जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, तो इस टर्म को 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 को डिवाइड कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 जाउल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर +18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो जो फिनोमिना हम ऊपर वाली डायग्राम में बता रहे थे वही फिनोमिना निचली डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पर देखें ये जो नेगेटिव माइनस का साइन है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और ये ऊपर वाली प्लेट की जगह पॉजिटिव चार्जेस शो किए गए हैं, निचले वाली प्लेट की जगह नेगेटिव चार्जेस शो किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप टू बॉटम है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस तक है, और हमारा इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा है। अगर इन दो चार्ज रीजन, ये टॉप वाली रीजन और बॉटम वाली, इन दो रीजन्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है माइनस साइन के साथ, यही इलेक्ट्रॉन निचले चार्जेस से ऊपर वाले चार्जेस तक जाते हुए जितनी एनर्जी गेन करेगा, या ऊपर से हम नीचे चार्ज इलेक्ट्रॉन को लाना चाहें तो जितनी एनर्जी ये लूज काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए, वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आइए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला डिराइव करते हैं। हम फार्मूला डिराइव करने के लिए टेस्ट चार्ज से की मदद लेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्जेस। हम जानते हैं हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेना है, लेकिन वो हम लास्ट में अपने चार्ज को रिप्लेस कर लेंगे। सपोज ये हमारी पिछले लेक्चर वाली डायग्राम है, हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक ए प्लेट जो कि नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर मौजूद हैं, और बी प्लेट जो जिस पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है d। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वो होगा टॉप टू बॉटम, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और बेटा इस फील्ड के अंदर अगर हम अपना टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम छोड़ दें, तो इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएंगी और वो फोर्स होगी EQ0। ये फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। बेटा ये जो रेड एरो है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रहा है। अगर बेटा मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं तो मैं भी इतनी ही फोर्स लगाऊंगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के ऑपोजिट। ये जो आपको ग्रीन एरो नजर आ रहा है ये बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स मैं अगर लगाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में और उस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड EQ0 हो, तो ये टेस्ट
ये टेस्ट चार्ज ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ चला जाएगा। लेकिन बेटे इस चार्ज को निचली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट तक ले जाने में मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इट मीन्स मैंने इस चार्ज पर वर्क किया। तो बेटा जब मैंने वर्क किया तो इसकी एनर्जी चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। ये लोअर पॉइंट पे था, जब ये चार्ज नेगेटिव प्लेट पे था तो इसकी एनर्जी लो थी। इसकी एनर्जी को यू ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जब ये हायर प्लेट पे चला गया तो इसकी एनर्जी हो गई यू बी, जो कि हाई है। बेटा यहाँ से यहाँ तक यानी लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक जाते हुए इसकी एनर्जी में जो चेंज आया वो होगा हायर एनर्जी यू बी माइनस लोअर एनर्जी यू ए। बेटा ये जो इन दो पॉइंट्स या दो प्लेट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस आपने इस चार्ज को दिया है, यूनिट चार्ज को दिया है, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर वर्क की बजाय पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करें तो भी सही है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान या दो प्लेट्स के दरमियान अपने चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वो होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनेगा डेल्टा यू। ये वो एनर्जी है जो आपने प्रोवाइड की है अपने चार्ज को, टेस्ट चार्ज को ए प्लेट से बी प्लेट तक मूव करवाने के लिए। और Q यहाँ पर चार्ज को के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगर हम कहें डेल्टा U एनर्जी है, Q चार्ज है, तो यही एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज का नाम होगा A और B प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा अगर हम ये देखना चाहें कि हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है तो आप चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये क्वेश्चन बनेगी डेल्टा U यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to charge into difference of potential between two plates or points। यानी यूं भी कह सकते हैं, मैं अपने टेस्ट चार्ज को जब ए से बी की तरफ लेके जाऊंगा तो ये गेन करता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। ये ऊपर की तरफ जाते हुए स्लो डाउन होगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से, और वहां ये सिमिलर चार्जेस होने की वजह से टेस्ट चार्ज और प्लेट के अपर प्लेट के सिमिलर चार्ज होने की वजह से रिपल्शन की वजह से स्लो डाउन होते होते हम बहुत स्लो हो जाएगा और हम कहेंगे इसकी एनर्जी पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, काइनेटिक कम होती जा रही है। इसके कन्वर्सली अगर मैं इस प्लेट पर ले जाकर हायर प्लेट पर ले जाकर इस टेस्ट चार्ज को रिलीज कर दूं तो ये टेस्ट चार्ज रिपल्शन हासिल करेगा। रिपल्शन की कूलम रिपल्सिव फोर्स जो कि बी प्लेट लगाएगी उसकी वजह से डाउनवर्ड फ्रीली मूव करेगा, और डाउनवर्ड मूव करते हुए एक्सेलरेट होगा और इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहते हैं के मुताबिक जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, या जितनी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी वो एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान जितना हमने इस चार्ज पे वर्क किया था या जितनी हमने इस चार्ज को एनर्जी दी थी उसका फार्मूला फाइंड किया हुआ है QV। यही फार्मूला हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है, तो यही फार्मूला हमारे पास काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी तो आइए अब देखते हैं। हमने पिछली स्लाइड पर ये देखा कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला Q डेल्टा V और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आ गया इस चार्ज के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान Q डेल्टा V। आइए लेट करते हैं Q हमारे पास अब 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम बाखूबी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। डेल्टा V दो प्लेट्स के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। फर्ज कीजिए वो 1 वोल्ट लगाते हैं तो बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी वो हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया और वोल्ट की जगह 1 डेल्टा V की जगह 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो अब हमारी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। और बेटा ये जो हमारी एनर्जी है अगर हम इस एनर्जी के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दें जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्ट आपस में मल्टीप्लाई होके जाउल की डायमेंशन देंगे। मींस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि 1 जाउल के इक्वल है
वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होती है। इसलिए हम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि काइनेटिक एनर्जी या सिंपली एनर्जी का यूनिट है उसको डिफाइन करते हुए ये कहा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। इतनी स्मॉल एनर्जी जाउल्स में जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स या एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं इनके मैसेस बहुत स्मॉल हैं और इनकी मैसेस के स्मॉल होने के साथ साथ हमने इनकी एनर्जी को भी एनर्जी के लिए एक अलग यूनिट बना रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उस वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल है। यहाँ एमसीक्यूज बोर्ड में आ जाता है अक्सर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वोल्ट पे कंसीडर करते हुए पोटेंशियल का लिख देते हैं। ये अकेला वोल्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी का यूनिट है। जी बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी शॉर्ट था और ये भी शॉर्ट है। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों फोर्सेस में सिमिलैरिटीज क्या हैं। पहले बच्चों, अगर हम कूलम फोर्स का फॉर्मूला देखें जो कि है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्केयर, के यहाँ कूलम कांस्टेंट है। और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेस के दरमियान का फॉर्मूला देखें तो वो होगा F इक्वल्स टू जी M1 M2 बाई आर स्केयर। ये जी, यहाँ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बेटे दोनों फार्मूला में नजर आ रहे हैं कूलम फोर्स भी दो चार्जेस के दरमियान अप्लाई होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो मैसेज के दरमियान अप्लाई होती है। यानी दो से ज्यादा चार्जेस या मैसेज के लिए ये फॉर्मूला नहीं बने, ये लॉज, ये हमारे पास फोर्सेस नहीं बनी। मींस अगर हमारे पास तीन चार्जेस हों तो हम डायरेक्ट किसी कूलम फार्मूला से, कूलम लॉ के फार्मूला से फोर्स फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि हम हमेशा दो दो चार्जेस के दरमियान म्यूचुअल फोर्स देखेंगे। मसलन एक चार्ज को हम कहते हैं चार्ज नंबर 1, दूसरे को चार्ज 2, तीसरे को चार्ज 3। तो जब हम कूलम फोर्स देखेंगे तो पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा यानी F12 फाइंड करेंगे, फिर दूसरे वाला तीसरे पे लगाएगा फोर्स, वो F23 फाइंड करेंगे, और फिर पहले वाला भी तो तीसरे पे लगा रहा है, वो F13 फाइंड करेंगे। इस तरह तीन फोर्सेस हो जाएंगे, तीन चार्जेस तीन डिफरेंट फोर्सेस लगा रहे होंगे एक दूसरे पर, तीनों फोर्सेस को फाइंड करके ऐड करेंगे। मींस हम यहां तक पहुंचे हैं कि कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों दो दो पार्टिकल्स पर अप्लाई होती हैं, दो से ज्यादा पार्टिकल्स के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि कूलम्स फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। मतलब इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन क्लोज पाथ के अंदर जीरो आता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो या जिनका कर्ल जीरो हो हमारे पास, जिनका लाइन इंटीग्रल वैनिश हो जाए। अच्छा बेटे, हम तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि ये कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में 1 बाय आर स्केयर आ रहा है। कूलम्स के फोर्स का फार्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्केयर। तो देख सकते हैं कूलम फोर्स के फार्मूला में भी 1 ओवर आर स्केयर आ रहा है और ग्रेविटेशनल फार्मूला भी इसी तरह है G इंटू M1 M2 ओवर आर स्केयर। तो ग्रेविटेशनल फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स दोनों के फार्मूला में 1 ओवर आर स्केयर आ रहा है। जब को इसका मतलब ये हो गया दोनों फोर्सेस 1 बाय आर स्केयर के लिहाज से वेरी कर रही हैं। तो फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी 1 बाय आर स्केयर के लिहाज से वेरी करती है तो हम कहते हैं ये इनवर्स स्केल लॉ को ओबे कर रही है। तो दोनों फोर्सेस के फॉर्मूला में 1 बाय आर स्केयर आने की वजह से हम कहेंगे ये दोनों फोर्सेस इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करती हैं। यानी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस के बढ़ने से उस डिस्टेंस के जितने टाइम्स बढ़ेगा उसके स्केयर के लिहाज से कमी होती चली जाएगी। अगर डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान डबल हो जाए फोर्स 1/4 रह जाएगी। इसी तरह दो मैसेज के दरमियान डिस्टेंस डबल हो जाए तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 रह जाएगी, एंड सो ऑन। अच्छा बेटे, कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों फोर्सेस म्यूचुअल फोर्सेस हैं। म्यूचुअल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। यानी जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स पहले पे लगाएगा, बस डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की ऑपोजिट हुआ करेगी। तो हम कहेंगे बोथ फोर्सेस आर म्यूचुअल, मींस बोथ फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
इसके बाद बेटा जैसा हमने पहले पॉइंट पे कहा था, अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा चार्जेस हों तो बेटा हर चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ अलग कूलम फोर्स फाइंड की जाएगी कूलम लॉ को अप्लाई करके, और फिर ये सारी फोर्सेस को फिर हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम कहेंगे कि एक से दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हों तो दो से ज़्यादा चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स होती है वो सम ऑफ कूलम फोर्सेस बिटवीन इंडिविजुअल फोर्स पार्टिकल्स के होती है। मीन्स दो या दो से ज़्यादा चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स होगी वो तमाम चार्जेस की अपनी अपनी एक दूसरे के साथ लगाई जाने वाली फोर्सेस का सम के इक्वल होगी। तो हम कहेंगे दोनों कूलम फोर्सेस ये दो से ज़्यादा चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो से ज़्यादा मैसेज के दरमियान जब होंगी तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स लगाएगा उसको ऐड करके टोटल फोर्स हासिल की जा सकती है। तो यानी कूलम फोर्सेस बिटवीन चार्जेस more than 2 and gravitational forces between masses which are also must be greater than number of 2। तो हमारे पास उन सारे फोर्सेस को सम किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इन ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान अप्लाई होती है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान अप्लाई होती है। दूसरा डिफरेंस ये है इनका फार्मूला टोटली डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कूलम्स फोर्स का फार्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर है। यहाँ k कूलम्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला g m1 m2 बाय r स्क्वायर है और g यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड डिफरेंस इज दैट ये जो कूलम्स लॉ में या कूलम फोर्स में k आ रहा है कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की निस्बत बहुत ज़्यादा है। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किलोग्राम स्क्वायर है। तो बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत स्मॉल कांस्टेंट है क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में आ रही है और कूलम कांस्टेंट बहुत लार्ज कांस्टेंट है। कूलम कांस्टेंट की यूनिट ये c की कूलम रेज़ टू पावर -2 था, माइनस इस साइड पर है, 2 अगली साइड पर नजर आ रहा है। अच्छा बेटे याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मीन अगर चार्जेस करीब करीब पड़े होंगे तो उन चार्जेस पर कूलम फोर्स अप्लाई होगी। अगर चार्जेस दूर दूर हों, सपोज एक चार्ज एक रूम में है दूसरा चार्ज दूसरे रूम में है और रूम्स में मुराद इनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो कूलम फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कूलम फोर्स चार्जेस के दरमियान जब अप्लाई होगी सिर्फ उन चार्जेस के दरमियान जिनकी जो बहुत करीब है, यानी कूलम फोर्स खुद शॉर्ट रेंज की है। इसकी निस्बत हमारे पास जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज है। आप देख सकते हैं कि अर्थ, सन और बाकी स्टार्स और गैलेक्सीज के दरमियान लाखों क्या करोड़ों किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कूलम फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से अप्लाई हो सकती है। फिर दूसरी बात है कि कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम फोर्स बेशक शॉर्ट रेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड में थोड़ी सी स्ट्रांग है, मींस रिलेटिवली स्ट्रांग है। अगर हम कंपैरिजन करें दो चार्जेस के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कूलम फोर्स और उन्हीं दो जो चार्जेस के दरमियान या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत। तो हम कहेंगे बेशक कूलम फोर्स शॉर्ट रेंज है, मतलब चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो फोर्स लगेगी, लेकिन जब फोर्स लगेगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बरक्स बेशक हमारे पास दूर से फोर्स अप्लाई होती है यानी लॉन्ग रेंज है, लेकिन जब वो अप्लाई होती है तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है। तो हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ज़रूर है बट ये एक वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा बेटे हमारी कूलम्स फोर्स हमारे दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट मीडियम या डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करती है। जो जो मीडियम स्ट्रॉन्ग या डाइलेक्ट्रिक बढ़ता जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक के बढ़ने से कूलम फोर्स कम होती जाएगी, यानी मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है हमारी कूलम फोर्स। लेकिन हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
आप देख लें, सपोज आप ज़मीन से छत पे चले जाएं अपने घर में, तो आपके ऊपर अप्लाई होने वाली ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहेगी। मींस आपके और ज़मीन के दरमियान आपकी जो अच्छी खासी मोटी छत है वो या इंसुलेटर मीडियम है, उस मीडियम का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही अप्लाई होती रहेगी ऑलमोस्ट। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करेगी हाइट पर, अदरवाइज अगर हाइट आपकी अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है तो अर्थ की सरफेस से, तो आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो मींस ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। बेटा कूलम फोर्स से आप बच सकते हैं कैसे? अगर दो चार्जेस के दरमियान इंतहाई बड़ी स्ट्रेंथ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया जाए, यानी ऐसा मीडियम लगाए डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए जिसकी इतनी थिकनेस हो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ना लगा सके, तो हम कहेंगे कूलम फोर्स कैन बी शील्डेड, कूलम फोर्स को बचा जा सकता है। लेकिन आपको अभी एग्जांपल मैंने रूफ वाली दी थी, आप बेशक ज़मीन से छत पे चले जाइए लेकिन आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बचाया जा सकता, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करती रहेगी। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बचा जा सकता है। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। सपोज करें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और इनके दरमियान डिस्टेंस आपने 1 मीटर रखा हो, तो बेटा कूलम फोर्स के फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करके हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स का जो कंपैरिजन आता है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत कूलम फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ही 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाइए G m1m2/r²। यहाँ अगर दो इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बेटे इन दोनों इलेक्ट्रॉन मैसेज और अगर की वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले में, और आप अगर दो चार्ज दोनों मैसेज के दरमियान यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर ले लें, तो बेटा जो अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगी और जो पहले कूलम फोर्स निकाली थी, इनका ये कंपैरिजन बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻36 टाइम्स कम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स से। आई होप बेटा आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो स्लाइड नंबर 1 पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, तो आप उसमें उस व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको एफएससी और बीएस के लेक्चर्स फिजिक्स के डिलीवर होते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।